अच्छा जी, आज हमने वीक 3 का लेक्चर 1 करना है और उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो लास्ट वीक का या वीक 2 का लास्ट लेक्चर था, जो कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे देखा था, उसका कंटेंट जल्दी से रिवाइज़ कर दो। हम बुलेट्स फॉर्म में यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने उस लेक्चर में क्या पढ़ा था। जी, जल्दी से। जी, रोल नंबर 5, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही ना, तो मुझे फिर थोड़ा-सा आपकी बात को साथ-साथ दोहराना भी पड़ेगा। हम लोगों ने क्लासिफ़िकेशन ऑफ सिग्नल्स किया था, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफ़िकेशन यानी कि एनर्जी और पावर सिग्नल्स को देखा था, ओके। और ठीक है, हम लोगों ने पावर कॉन्सेप्ट देखा था सिग्नल्स में, ओके, गुड इनफ। इवन ऑड सिग्नल्स को देखा था, ठीक है। इवन ऑड कंपोनेंट किसी भी सिग्नल के निकालना सीखे थे, ठीक है। और दे कैन बी थर्ड क्लास विच इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। और शायद आप एक सेकंड, टाइम शिफ्टिंग से पहले हम लोगों ने इवन ऑड, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब हम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स निकालना सीखेंगे, सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करना सीखेंगे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर हमें अभी समझ नहीं आएगी ना कि इवन प्लॉट देखने में कैसा लगता है और ऑड प्लॉट देखने में कैसा लगता है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा। हालांकि सॉरी, जो मेरा पॉइंट है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसको यहाँ पे पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट जब हम करना सीखें तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी पता हो। अच्छा, और हम लोगों ने कुछ टाइम मैनिपुलेशन सीखी थी, जो कि क्या क्या थी, जिसमें क्या क्या था। शिफ्टिंग होगी सबसे पहले, और उसके बाद रिवर्सल, रिवर्सल और ठीक है। अच्छा, अब एक जो चीज़ मैंने टाइम मैनिपुलेशन में छोड़ी थी, मैं चाह रही थी कि जिस वक़्त मेरा आपके साथ इंटरैक्टिव सेशन हो, हम उस वक़्त ही इस चीज़ को टच करें। वो मैं अभी बताती हूँ आपको, जिसमें हम इन ऑपरेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्ली आप इसके बाद ये कहोगे कि हम लोग उसके बाद कुछ एम्पलीट्यूड मैनिपुलेशंस का बिल्कुल तेज़ी में ज़िक्र किया था, ठीक है? जिसमें सिग्नल्स की एडिशन, मल्टिप्लिकेशन और सिग्नल की एम्पलीट्यूड स्केलिंग पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़े आसान हैं, तो उनकी एग्ज़ाम्पल्स हमने नहीं की। अच्छा जी, इन तीनों को हम जब मिला के करते हैं, तो मैं पहले आपसे थोड़ा-सा ना आपका फ़ीडबैक लेना चाहूँगी कि आपने इसको अ, एसएनएस में कैसे पढ़ा, ताकि फिर मैं उसी चीज़ को लेकर आगे चलूँ। अच्छा, कंबाइंड टाइम ऑपरेशंस हम देखने लगे हैं, और कंबाइंड टाइम ऑपरेशंस का मतलब ये है कि मेरे पास जो शिफ्टिंग होती है, वो दैट इज़ समथिंग लाइक एक्स ऑफ एन प्लस माइनस बीटा, और मेरे पास जो स्केलिंग या रिवर्सल होता है, दैट इज़ डिफाइंड बाय एक्स ऑफ अल्फ़ा एन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हें कंबाइन करूँ, तो ये सिग्नल कुछ बनेगा इस तरह से। अच्छा, अब जो ऐसा सिग्नल है ना जिसमें ये तीनों ऑपरेशंस शामिल हैं, उसको बनाने के दो तरीके हैं। उसका एक तरीका ये है कि ओके, अल्फ़ा को कॉमन लिया जाए और यहाँ पर मैं बीटा अपॉन अल्फ़ा लिख दूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ओके, इसको मैं
फ़िलहाल इस तरह से लिख देती हूँ, मतलब हम पहले शिफ्टिंग करते हैं और फिर हम स्केलिंग रिवर्सल करते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने एसएनएस में इन दोनों में से कौन-सा मेथड पढ़ा था? अल्फ़ा कॉमन लिया था कि नहीं? ताकि फिर मैं आपको उस लिहाज से आगे लेके चलूँ। जी, मुझे आप लोगों की तरफ से ज़रा फीडबैक चाहिए। आप लोगों ने एसएनएस में इनमें से कौन-सा मेथड पढ़ा था? ठीक है। शिफ्टिंग का ऑर्डर होना ज़रूरी है। अच्छा, चलें जी। ओह! ओके। अच्छा, ओके। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जो रोल नंबर 7 आपका नाम क्या है बेटे? क्योंकि आप असद। अच्छा, जो असद कह रहा है ना, मुझे उसकी बात से लगता है कि आप लोगों ने ये वाला मेथड फ़ॉलो किया था। ठीक है? अ, वो जो आप रोल नंबर 81 ने जैसे बताया कि हम 3 स्टेप्स फ़ॉलो करते थे, वो भी इसी बात को मतलब ये बात स्ट्रेंथन हो रही है कि आप लोगों ने ये वाला मेथड फ़ॉलो किया होगा। तो हम ये वाला मेथड फ़ॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? फिर हम ये वाला मेथड ही फ़ॉलो करेंगे ताकि आपका एसएम से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाए। और अगर आप लोगों को आज मेरे लेक्चर से ये चीज़ समझ नहीं आती, तो आप अपने एसएनएस के पुराने लेक्चर्स भी निकाल के देख सकते हो। अच्छा जी, अब हम ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जब ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने जो इसमें रूल याद रखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ़ एन है। अच्छा, ये मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ़ एन है, ठीक है? और मुझे एक सिग्नल बनाना है एक्स ऑफ़ 2n प्लस 3। अब हमें इसमें बेसिकली शिफ्टिंग करनी है 3 की और स्केलिंग करनी है 2 की। जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए या जो इस बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है एक कंबाइंड ऑपरेशन में, वो ये है कि शिफ्टिंग भी n में होनी है या होनी चाहिए और स्केलिंग भी n की होनी चाहिए। अच्छा, अब पहले मैं आपको गलत वाला तरीका बताती हूँ। अगर हम इसमें एक्स ऑफ 2n पहले कर लें, यानी कि स्केलिंग पहले कर लें। अब हमने n को तो चेंज करके 2n कर दिया ना, ठीक है? अब जब मैं इस सिग्नल के ऊपर स्केलिंग अप्लाई करके इसको 2n बनाऊँगी, तब मेरे पास जो बेसिकली एक्स एक्सिस पे n शो हो रहा है, वो तो बेसिकली अब 2n हो चुका हुआ है, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं इसमें शिफ्टिंग करूँगी, तो दैट विल बी इनकरेक्ट क्योंकि शिफ्टिंग मुझे एक्चुअली n में करनी थी, 2n में नहीं करनी थी। इसलिए अगर पहले स्केलिंग और फिर शिफ्टिंग की जाए, तो ये गलत होता है। ये बात समझ आई है? क्योंकि शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों n में होती हैं। तो अगर हम पहले स्केलिंग कर देंगे तो अब हमने इसको 2n बना दिया है। तो 2n में अगर हम अब शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट। अच्छा, अब हम जब पहले शिफ्टिंग करते हैं तब हम लोगों ने n प्लस की तो हम लोगों ने बेसिकली n को थोड़ा आगे पीछे मूव किया है, लेकिन एंड में इटसेल्फ चेंज नहीं आया, ठीक है? और अब हम इसके n के ऊपर स्केलिंग अप्लाई करके या रिवर्सल अप्लाई करके इसको 2n बनाते हैं। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है या ये वाला तरीक़ाकार है, ये वाला जो स्टेप है कि पहले शिफ्टिंग और फिर स्केलिंग स्लैश रिवर्सल, वो ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिवर्सल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे -2 होता, तो हम रिवर्सल पहले करें या हम अ, स्केलिंग पहले करें, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब अगर लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर हमें 2n करना होता, तो हम इस तरह से भी कर सकते थे। ये दोनों स्टेप्स जो है ना, ये इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन शिफ्टिंग बहरहाल आपने पहले करनी है। अच्छा, अब हम इसको लेके ज़रा आगे चलते हैं। मैं इस वाले एक्स ऑफ एन को फ़ॉलो करूँगी क्योंकि
हम्म, अच्छा ये तो है, मैथमेटिकली तो ऐसा ही है, लेकिन एक मिनट। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं ये ज़्यादा बेहतर जवाब है कि n को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर -1 से मल्टीप्लाई करें, या n को हम -1 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम रहेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है ना बेसिकली, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन शामिल हो जाएँ तो उसमें ऑर्डर का ख़्याल रखना या ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर फ़ॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस हों, तो फिर हम ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। येस, मुझे इस चीज़ को आपको भी नहीं बताना आ रहा था कि इसको हम कैसे ये क्यों क्या कहना चाहिए, मतलब हम क्यों इन इन दोनों में हमें ऑर्डर का फ़ॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो येस, दिस इज़ द आंसर एज़ सजेस्टेड बाय यू कि उसमें हमें 2 करके यानी कि स्केलिंग करके मल्टीप्लिकेशन करें या मल्टीप्लिकेशन पे स्केलिंग करें तो एक ही बात बनती है। अच्छा जी, अब ये वाला हमारे पास सिग्नल है और मैं यहाँ पर x ऑफ 2n प्लस 3 बनाऊँगी। अच्छा, ये तो चीज़ थोड़ी-सी आपको याद होगी ना कि अगर हम x ऑफ n प्लस 3 बनाना चाहते हैं, तो इस सिग्नल ने राइट शिफ्ट होना है कि लेफ्ट शिफ्ट होना है? ये चीज़ याद है? ओके, एडवांस होना है। तो हमारे पास जो ज़ीरो वाला सैंपल था, मतलब मुझे थोड़ा-सा इसका इसका बताना या देखना आसान लगता है। बाकी आप लोगों ने जो भी अपने लिए रूल सेट किए हुए हैं, आप वो देख सकते हो कि जो मुझे थोड़ा आसान लगता है कि मैं ये देखूँ कि जो ज़ीरो वाला सैंपल है, ज़ीरो के ऊपर कौन-सा सैंपल है और वो यहाँ पे किधर आएगा? एक्स ऑफ n प्लस 3 में -3 पे, ठीक है? तो बाकी उसके साथ बनाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। -1 -2 ये हमारे पास आ गया 0 पे और ये हमारे पास आ गया 1 पे, ठीक है? और अब हमने जब करनी है इसकी स्केलिंग, तो हम क्या करेंगे? क्या हम लोगों ने उसमें देखा था कि इसका क्या आसान तरीका है? नहीं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये हो गया माइनस, ये मैं ठीक ओके नहीं मैंने गलत लिखा है। नहीं, नहीं मैंने गलत लिखा है, 1 सेकंड। अच्छा, जिसने अभी किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि कैसे लिखा है, तो क्या यही आपने आइडेंटिफ़ाई करना था? 0/2 1/2, ठीक है? ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसमें सैंपल जो रिटेन होंगे, उनको अगर हम प्लॉट करें, तो एक हमारे पास 0 वाला सैंपल आएगा, ठीक है? और एक हमारे पास आएगा 1, मतलब ये जो सैंपल इस वक़्त -2 पे है, ये वाला सैंपल जो है ये 0 पे आएगा, ये वाला जो सैंपल है ये -1 पे और जो ये वाला सैंपल है ये आएगा -2 पे। और हमारे पास कुछ मतलब आप एक्चुअल वैल्यूज़ देख सकते हो, लेकिन कुछ इस तरह के मतलब इन टाइम इंडिसेस ही होंगे, बाकी आप उनकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू देख सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल बनेगा। और अगर यहाँ पर हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ता रिवर्सल का, ठीक है, तो वो हम कर सकते थे इस तरह से कि ज़ीरो वाला सैंपल यहीं पे रहता, ये वाला सैंपल आ जाता 1 के ऊपर और ये वाला सैंपल आ जाता 2 के ऊपर। इस ज़ीरो को बेहतर है कि मैं यहाँ लिखूँ। ठीक हो गया। और आप अपने तौर पर ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि अगर आपको इन दोनों ऑपरेशंस को इंटरचेंज करना पड़े तो वो कैसे कैरी आउट होंगे। और आप फिर ये देखो कि क्या आपको अपने सॉल्यूशन के एंड पे जो सिग्नल मिलता है क्या वो यही सिग्नल है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये मैंने इसलिए इंटरेक्टिव सेशन में नहीं की कि हमने जब टाइम एनिमेशंस कंबाइन करनी होती है तो वो हम किस तरह से करते हैं। कोई इसके बारे में सवाल है? क्योंकि इनकी जैसे मैंने 5/2 है तो ये -2.5 बनता है ना, तो n कैन नॉट बी -2.5। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। उसमें तो सिग्नल की इंफॉर्मेशन ऐसे यूज़ नहीं होती, सिर्फ सिग्नल कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन उसकी सारी एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एन की डिस्क्रीट वैल्यू होने की वजह से ये बाइंडिंग होती है कि हमें हम सारे के सारे सैंपल कंसिडर नहीं कर सकते, कुछ हमें लूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए जिनको मैंने सर्कल लगाया, अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही जो सर्कल्ड सैंपल है सिर्फ इनके टाइम इंडेक्सेस बेसिकली इंटेग्रल वैल्यूज़ दे रहे हैं जो कि यहाँ पे फिर हमने रिटेन किए हैं। और एक चीज़ का और है आपने ख्याल रखने का, यहाँ पे एन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम इंडेक्सेस में देखो तो हर सैंपल या हर टाइम इंडेक्स बेसिकली 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर एन 2 से डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ पर मैं हर सैंपल को हर टाइम इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करती। ठीक है जी, कोई सवाल इसके बारे में? ओके, अच्छा यहाँ पर हमारा 2.1 खत्म हो रहा है विच वाज एन इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। आज अभी हम 2.2 शुरू करेंगे, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। और पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यूजुअली हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी, मैं सिर्फ उसका फ़िलहाल नाम ले रही हूँ और उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही, दैट इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैंने इसका ज़िक्र इसलिए किया कि अ, उसको अगर हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना तो उसको मेजर फिन कहते हैं। कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ बात करें अभी टाइम डोमेन की, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम्स को या सिग्नल्स को सिर्फ टाइम डोमेन में समझा है अभी तक। तो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उसको एक्सप्लेन करें, व्हिच इज़ थ्रू इम्पल्स रिस्पॉन्स। लेकिन अभी है चूँकि हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स को नहीं समझा या पढ़ा, तो अभी हम इसका ज़िक्र नहीं करेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि हमारे पास सिग्नल की जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है कि किस तरह की इनपुट होगी तो किस तरह की आउटपुट आएगी, उसको हम किसी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, मसलन अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें अगर हम इनपुट दें तो वो इनपुट को स्क्वायर करके आउटपुट भी दे देता है, तो उसको हम किसी मतलब इस तरह की क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर उसमें कोई वो डीसी फैक्टर भी ऐड कर देगा तो हम प्लस बी कुछ इस तरह से लिख देंगे उसको। इस तरह से कि हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल है जो कि सिग्नल की प्रेजेंट वैल्यू और प्लस उसकी एडवांस्ड वैल्यू को सम अप करके आउटपुट में देता हो, तो हम उसे इस तरह की इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिग्नल सिस्टम की पास्ट वैल्यू को लेता हो और उसे किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो इनपुट में ऐड करे और फिर हमें वो आउटपुट पे दे। हमें इसको देख के पता चलेगा जब हम इस तरह की इक्वेशन देखेंगे कि उसमें
फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जब हम लोगों ने कुछ एलिमिनेट या ऐड करने होंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन तब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब हम लोगों ने ये 3 तरह की जो इक्वेशंस लिखी हैं, उसमें हमें एक बात ये पता चल रही है कि ये जो सिस्टम है, ये सिग्नल की सिर्फ़ प्रेज़ेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि सिग्नल की प्रेज़ेंट के अलावा फ्यूचर या पास्ट वैल्यू भी रिक्वायर्ड हो सकती है सिस्टम को। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता ये चल रहा है कि सिग्नल की प्रेज़ेंट या पास्ट इनपुट की प्रेज़ेंट या पास्ट के अलावा आउटपुट की भी पास्ट वैल्यू सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। तो 3 मुख्तलिफ तरह के सेटअप्स हम लोगों ने देखे हैं। इसके अलावा भी सेटअप्स एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से जेनेरिक हैं। तो सिस्टम किस तरह की इनपुट सिग्नल्स पे काम करता है, उसको देखते हुए हम जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बनाते हैं, उसको हम सिस्टम की इक्वेशन कहते हैं। तो जब हम 2 सिग्नल्स को इन्वॉल्व करके कोई इक्वेशन लिखेंगे तो वी विल कॉल इट सिस्टम्स इक्वेशन। ठीक है? अब हम कुछ अब इस पेज को आपने ज़रा अपने सामने रखना है और इसको मैं वापस दोबारा लेकर आऊँगी जब हम लोगों ने सिस्टम्स की थोड़ी-सी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी। थोड़े से वाइडली एग्जिस्टिंग या वाइडली यूज्ड सिस्टम्स की एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं। मसलन शायद आपने इस सिस्टम का नाम सुना हो, एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्रॉम द टाइम इनपुट स्टार्टेड कमिंग या इनपुट सिग्नल जब से जनरेट होना शुरू हुआ, उस टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जितने भी इनपुट सैंपल्स हैं, उन सब सैंपल्स को सम अप करके आउटपुट निकाली जाए। ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि जिस भी टाइम से, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इंडेक्स एल के ऊपर करते हैं, तो सिग्नल जिस भी टाइम से शुरू हुआ है, उस टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक हम सारे सैंपल्स को सम अप करें और आउटपुट पर निकालें। ठीक है? तो ये एक अ, इस तरह का सिग्नल एक समर या एक्यूमुलेटर उसको हम कहते हैं। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है आपको दिखा रही हूँ ना, इनको सिर्फ इन्हीं सिस्टम को पढ़ने की खास वजह है, उसको हम तब देखेंगे या रिविजिट करेंगे इन सिस्टम्स को दोबारा से जब हम सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी आप लोगों ने सिस्टम शायद पढ़ा हो, मूविंग एवरेज फ़िल्टर। नाम सुना है आपने इसका? ये इस्तेमाल किस लिए होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। मतलब इसका जो है ना, अगर हम टाइम डोमेन में इसका ऑपरेशन देखें, तो इसका ऑपरेशन ये बिल्कुल ये जो आप बता रहे हो, क्या कि इसको हम सिग्नल को क्लीन अप करने में या स्मूथ करने में इस्तेमाल करते हैं। इस सिग्नल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी है, लेकिन अब उसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन मतलब कहने का ये कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिग्नल की प्रोसेसिंग के दौरान उसमें कुछ नॉइज़ ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल एक तो थोड़ा हो सके उसमें ऐसी कुछ स्पाइक्स आ जाएँ, जो कि ओरिजिनली सिग्नल का हिस्सा ना हो। तो उसको क्लीन अप करने के लिए या स्मूथ आउट करने के लिए हम मूविंग एवरेज फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये सिग्नल को थोड़ा स्मूथ भी करता है, लेकिन थोड़ा-सा स्प्रेड भी कर देता है। इसका जो फैलाव है ना सिग्नल का, आउटपुट सिग्नल का, वो इनपुट के मुकाबले में थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। मसलन कि अगर हम, अच्छा पहले तो हम इसको एक्सप्लेन कर लें सिस्टम इक्वेशन से। एक इस तरह का सिग्नल जो कि मतलब जिसमें नॉइज़ ऐड हो चुकी है, उसके हम कुछ सैंपल्स को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज़ कि m नंबर ऑफ़ सैंपल्स को हम ऐड करेंगे और उसको हम फिर m से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये मतलब हर m सैंपल्स आते ही गए और हम लोगों ने उनको सम अप करके m से डिवाइड किया और हमने आउटपुट निकाल दी। फिर मज़ीद एक सैंपल आया तो हमने m फिर कंसेक्युटिव सैंपल्स पकड़े, सम अप किया, m से डिवाइड कर दिया और आउटपुट पे निकाल दी। तो इसलिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर कहलाता है। क्योंकि सिग्नल जैसे-जैसे मूव कर रहा है, उसके सैंपल जनरेट हो रहे हैं, तो साथ-साथ एवरेज जनरेट होके आउटपुट पे निकलती जा रही है। मसलन कि अगर हम m3 लें और हमारे पास x ऑफ n हो, -1 पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे 2, 4, 6
4 2 और यहाँ पे 5 पे हमारे पास फिर इसकी वैल्यू 0 है। तो आप थोड़ा सा मतलब इसी क्वेश्चन को लगा के मुझे कम से कम पहले 2-3 सैम्पल्स बताओ। ये हमारे पास x हैट n है और मैं ये निकालना चाह रही हूँ y ऑफ n। मसलन आप मुझे बताओ कि -1 पे हम लोगों ने जब सैंपल निकालना होगा तो कौन कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल होंगी? जी, y ऑफ -1 हमने निकालना है, तो हमें यहाँ पर इनपुट की कौन सी वैल्यूज चाहिए होंगी? कोई भी नहीं चाहिए होगी? अच्छा, हमें चाहिए तो होंगी लेकिन अच्छा ओके। अच्छा, मैं करना ये चाह रही हूँ कि y ऑफ -1 कंप्यूट करना चाह रही हूँ यानी कि n की वैल्यू अगर -1 है तो मैं देखना ये चाह रही हूँ कि मुझे इनपुट के कौन से सैंपल्स को सम अप करके आउटपुट निकलेगी। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन में करो यूँ कि यहाँ पर आपने -1 डाल दिया ना n की जगह। अच्छा चलो इसको हम लिख के लेते हैं 1/3 x ऑफ -1 -0 राइट। सबसे पहले 0 आएगा ना इधर, क्योंकि ये अगर m की वैल्यू 3 है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरे पास l इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक और x ऑफ n माइनस l। तो x ऑफ -1 प्लस x ऑफ अब n की जगह n की जगह -1 और l की जगह हो जाएगा 1 राइट। l ने वेरी करना है ना, 0 से लेकर 2 तक जाना है। -2 बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये समझ आई है क्या? एक अभी अचानक से जवाब आया कि -2 -3 आएँगे, लेकिन ये समझ आई कि x ऑफ -2 कैसे नहीं आई? अच्छा अब ओके मैं फिर यहाँ पे इसको डिटेल एटलीस्ट इस -2 वाले को लिख देती हूँ, तो फिर आप -3 को प्रॉब्ली फिगर आउट कर सकोगे। n की वैल्यू क्या है? -1 ओके। यहाँ पे आ गया माइनस, एल की पहली वैल्यू मैंने 0 लेनी है, दूसरी वैल्यू 1 लेनी है और तीसरी वैल्यू 2 लेनी है। ओके, 0 मैं यहाँ पे कंसिडर कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरी वैल्यू लेने लगी हूँ विच इज़ 1। ठीक है, और यहाँ पर x ऑफ -3 आ जाएगा। अच्छा मैंने -3 अब डायरेक्टली ली थी है, अज्यूमिंग कि आपको समझ आई है, लेकिन स्टेप आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से ज़रा जवाब चाहिए कि ये बात समझ आई है कि y ऑफ -1 इसके बराबर कैसे आया? जल्दी से। ओके ओके, तो y ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया? 0, क्योंकि इन तीनों टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर कोई सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब y ऑफ 0 क्या होगा? पॉइंट 5। नहीं मेरा नहीं हाल के वन होगा, आप देखो ज़रा 2/3। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 0 प्लस 0/3 ठीक है ना, क्योंकि सिग्नल ने क्या होना है, मतलब y ऑफ 0 के लिए कौन से 3 सैंपल्स ऐड होंगे y ऑफ 0 के लिए? x ऑफ 0 प्लस x ऑफ -1 प्लस x ऑफ -2 और ये सम अप होके सारे मल्टीप्लाई हो गए 1/3 से। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2/3 और आप इसी तरह से आगे कंप्यूट कर सकते हो। जो मेरे पास लास्ट सैंपल है वो है 6 के ऊपर और वो इक्वल है 2/3 के एंड 7 ऑनवर्ड जो है ना ये 0 होता जा रहा है। ठीक है, कुछ दरमियान की। अच्छा मुझे वैसे प्लॉट आपको शायद कर देना चाहिए ताकि आप उसको अपने हिसाब से टैली कर लो। मैं इसको प्लॉट कर देती हूँ और आप फिर अपने पास इसे करके देखना।
जी कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो जवाब है ना कि कर सकते हो, वो तो चलो हो गया, लेकिन थोड़े बहुत स्टेप्स इसलिए चाहिए होते हैं हर सवाल में, बेशक वो बहुत सिंपल भी हो, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि आपने क्या कहना चाहिए, मतलब खुद ही, हाँ, ये ज़्यादा बेहतर जवाब है कि खुद ही किया एक तो, और दूसरा ये कि यू नो हाउ टू डू इट, राइट? ये नहीं कि तुक्का तुक्का मार नहीं मारा, या बस आपने दिमाग में कैलकुलेशंस करके डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। तो थोड़े से एक स्टेप्स बताना तो ज़रा बेहतर होता है। अच्छा, 3 के ऊपर मेरे पास 14/3 आ रहा है, और फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा-सा छोटा होना चाहिए इसको। तो बाकी जो वैल्यूज़ है ना, वो आप थोड़ा-सा टैली कर सकते हो अपने अपने साथ। अच्छा, अब 3 पे है, 3 पे। 4 के ऊपर 4 है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अच्छा, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ये बाद में देखने वालों को भी हो सकती है। 3 के ऊपर जो सैंपल है, इसकी वैल्यू है 14/3, और जो 4 के ऊपर सैंपल है, उसकी वैल्यू है 4, एंड सो ऑन, ठीक है? 7 से ऑनवर्ड ये 0 है। अच्छा, अब ये सारे जो सिस्टम हम लोगों ने पढ़े, कुछ हम लोगों ने इक्वेशंस देखी थी, ये वाली इक्वेशंस थी, और कुछ सिस्टम्स हम लोगों ने देखे थे, कॉम्बिनेटर, मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज फिल्टर, ठीक है? ये हम लोगों ने किसी वजह से देखे थे, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन और सिस्टम्स करने लगे हैं, कि सिस्टम्स को हम किस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल सकते हैं, उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब वो जो क्लासेस उनकी होती हैं, उन्हें उनके नाम क्या रखने होते हैं। तो उसमें हम फिर इन्हीं सिस्टम से एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों ने अभी अभी देखें या समझें। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। अच्छा, मसलन हमारे पास हो सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स। अच्छा, चूँकि आप अभी अंडरग्रेड में हो, और अभी मतलब थर्ड ईयर में हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान एग्ज़ाम्पल लगती है स्टैटिक या डायनामिक सिस्टम्स की। वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जो कि मतलब रेजिस्टिव सर्किट्स, ठीक है? आपने मतलब बहुत सारे रेजिस्टिव सर्किट्स बनाकर उनकी वोल्टेज करंट बनाना सीखी होगी, या आपके पास होते हैं आरएलसी सर्किट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब जब कैपेसिटर और इंडक्टर शामिल हो जाते हैं सर्किट में, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है? इनकी अलग ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होती है? क्या आपके ज़हन में उसकी वजह है? हाँ, असल में हमने डायनामिक वर्ड को ही एक्सप्लेन करना है ना, तो क्या डायनामिक बिहेवियर होता है? उसकी की वजह क्या होती है? उम, ओके, ओके, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होती है, इम्पीडेंस जिसे हम कहते हैं। अ, ओके, एक एक बड़ी आसान बात है, आप लोगों को नहीं बता रहे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। नॉन लीनियर, लेकिन नॉन लीनियरिटी का ताल्लुक ना डायनामिक डायनामिक होने से नहीं है। नॉन लीनियर तो होते हैं ट्रांजिएंट। क्यों होता है? क्योंकि रजिस्टर में तो ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई की या करंट सोर्स लगाई, तो उसमें से करंट गुजरना शुरू हो गई पूरे सिस्टम से या सर्किट से। जैसे ही आप लोगों ने उसको स्विच ऑफ किया, तो साथ ही सब कुछ बंद हो गया। इसका मतलब है कि इसमें कोई ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं है, ठीक है? इसमें सारा जो भी होता है वो स्टेडी स्टेट होता है। यस, उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है। जो जो एक चीज़, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रजिस्टर सर्किट्स को आरएलसी से डिफरेंट करती है, वो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का स्टोर्ड चार्ज है, ठीक है? जिसकी वजह से अगर आप इसमें चार्ज इंडक्टर और कैपेसिटर लगाओगे सर्किट में, तो बिहेवियर और तरह का होगा, अनचार्ज लगाओगे तो बिहेवियर और तरह का होगा। और एक तो ये बात हो, दूसरी बात है कि अगर इसमें अगर इंडक्टर और कैपेसिटर के में चार्ज है, और अगर आपने कोई वोल्टेज सोर्स उसमें से हटा दी है, तो फिर भी सर्किट की कुछ ना कुछ आउटपुट आती रहेगी, ठीक है?
तो इनका जो जो चार्ज होना है वो किसी और तरह की आउटपुट देगा, अनचार्ज होना किसी और तरह का आउटपुट देगा। तो बेसिकली ये जो है ना चीज़, ये सिस्टम को डायनामिक बनाती है कि सिस्टम को अब उस मेमोरी का ख्याल रखना है जो कि इंडक्टर या कैपेसिटर अपने साथ लेके आ रहे हैं। रजिस्टर सर्किट में जो कंप्यूटेशंस होती हैं हमारी वोल्टेज या करंट की, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सिस्टम कब उसको हमने टर्न ऑन किया था, ये मतलब इन सब चीज़ों का हमें ख्याल नहीं करना पड़ता। लेकिन हम जब बात करते हैं आरएलसी सर्किट की, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर से पहले वो टाइम लेस दैन ज़ीरो पे कहाँ पे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स किस तरह के सर्किट में लगे हुए थे, और टाइम इक्वल टू ज़ीरो पे हमने को जब स्विच की वैल्यू चेंज की है तो अपने साथ क्या चार्ज लेकर आए हैं। तो ऐसे सिस्टम डायनामिक सिस्टम्स होते हैं जिनमें मतलब मेमोरी एलिमेंट्स हों, जिनमें चार्ज स्टोर्ड हो, और जिसमें जो ओवरऑल आउटपुट है वो उनकी पुरानी वैल्यूज़ को भी कंसिडर करें। ठीक है? तो सिस्टम की प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वैल्यू को जब हमें देखना होता है, तो ऐसे सिस्टम जब हैं वो डायनामिक सिस्टम्स कहलाते हैं, और फिर इनमें मेमोरी का एलिमेंट भी होता है। तो दीज आर द सिस्टम्स विद मेमोरी, आरएलसी सर्किट्स जो होते हैं। ठीक है, कोई बात उसमें जो है पूछने वाली हो तो आप पूछो, फिर हम नहीं तो आगे चलें। स्टैटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैटिक में को मैं मतलब आपने करंट वोल्टेज दी तो सर्किट में करंट वोल्टेज फ्लो की, अदरवाइज नहीं। वो कितनी देर से सर्किट ऑन है, या जो पर्टिकुलर रजिस्टर आपने इस सर्किट में लगाया हुआ वो पहले किसी रजिस्टर में लगा हुआ था कि नहीं, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगी, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं आएगी। जबकि डायनामिक में इनपुट ना देने के बावजूद भी आउटपुट आ सकती है, अगर इसमें चार्ज मौजूद हो तो, चार्ज स्टोर हो तो। ठीक है, एक एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि चार्ज स्टोर हो तो तब इनपुट देने से आउटपुट कुछ और भी आ सकती है, जो कि अगर वो अनचार्ज होते तो हो सकता है, मतलब फॉर श्योर वो वाली आउटपुट ना होती। तो मतलब उनकी चार्जिंग का जो फैक्टर है या जो एस्पेक्ट है वो हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब एक और तरह की के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनको हम कॉजल या फिर नॉन कॉजल कहते हैं। शायद आपने इनका नाम सुना हो कि जो कॉजल सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि इनपुट की प्रेजेंट एंड और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और नॉन कॉजल वो होते हैं जो कि सिस्टम की, जिनको प्रेजेंट पास्ट के अलावा सिस्टम की फ्यूचर वैल्यू भी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम्स नॉन कॉजल होते हैं। यूजुअली हम जब प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं तो ऐसे सारे सिस्टम्स कॉजल होते हैं, या जनरल assumptions हम करते हैं सिस्टम्स के बारे में, उनके ऊपर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करने से पहले, कोई मैथमेटिकल एनालिसिस अप्लाई करने से पहले हम यूजुअली उन्हें कॉजल कंसिडर करते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमें नॉन कॉजल सिस्टम्स तब लगाने पड़ते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर जैसे आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा कि आपने ट्रांसमीटर बनाया, अब आपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो अब आपको चैनल की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी पहले से प्रिडिक्ट करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे हम जब चैनल की कंडीशंस को अज्यूम करते हुए उनकी उनका थोड़ा सा बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं ट्रांसमीटर साइड पे, तो वो जो सिस्टम एक चैनल को रेप्लिकेट कर रहा होता है वो एक नॉन कॉजल सिस्टम होता है। तो कई जगहों पे हमें नॉन कॉजल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिन सिस्टम्स के साथ हम डील करते हैं वो कॉजल सिस्टम्स होते हैं। नहीं, इन दोनों में से कोई भी ज़रूरी नहीं है, तो बेसिकली मैंने एंड और लिखा ना। सिर्फ़ पास्ट भी हो सकता है, सिर्फ़ अच्छा एक सेकंड, ये हम ये दिस क्वेश्चन जो है ना वो कम्स हियर। जैसे ये जो सबसे पहली क्वेश्चन आपको नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ़ प्रेज़ेंट वैल्यू है, ये कॉज़ल सिस्टम है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फ्यूचर वैल्यू है, ये नॉन कॉज़ल है। कॉज़ल है, यस। इवन 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 ये भी कॉज़ल है।
और अगर मैं इधर एक्स ऑफ एन माइन मतलब चलो कोई और वैल्यू लिख देती हूँ, एक्स ऑफ एन नहीं लिखती, -2 फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ इधर, ठीक है। अब आपको देख के पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ पास्ट वैल्यू शामिल है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट भी होती, ठीक है, तो भी ये कॉजल रहता। एज लॉन्ग एज कि फ्यूचर वैल्यू इसको नहीं चाहिए, ये कॉजल रहेगा, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, हम लोगों ने ना वो तो पढ़ लिया है स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम, इसमें इसमें हैं कौन से, बताइए। पहला पहला सिस्टम क्या है, स्टैटिक या डायनामिक? कॉम्प्लेक्स का पार्ट आएगा। आ, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट उसमें आए। मतलब हमारे पास जब इक्वेशंस होती हैं टाइम डोमेन में, तो उसमें अगर आप देखो तो जैसे, अच्छा अब इन सारी इक्वेशन में सिर्फ ये वाली इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन्वॉल्व है और जो कि रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यूजुअली अगर आप इक्वेशंस देखोगे ना तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब उसकी भी एक वजह होती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको उसको रियलाइज़ करना इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। और ये भी हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि हम क्योंकि जब आप लोग अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि आपने एसएमएस में पढ़ा है कि नहीं। अब फिल्टर हमारे पास इक्वेशंस होती है तो हमारे पास भी एक तरीका कार होता है कि इस फिल्टर को हमने हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो जब हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगाते हैं तो वी ऑलवेज वांट देम टू बी रियल। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स तो हम नहीं चाहते ना, उनको जनरेट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स पार्ट होना सिस्टम की डायनामिज्म को शो नहीं करता। अच्छा, अब ठीक है, अभी जो पहली इक्वेशन है, ये सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक? इसको मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी आप है गेस कर सकते हो, जो नीचे सबसे नीचे वाला सिस्टम है, इसे मेमोरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये डायनामिक सिस्टम है, इसको डायनामिक है बिकॉज इसे पास्ट वैल्यू चाहिए। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो एक डायनामिक सिस्टम होगा, ओके। कॉजल नॉन कॉजल के ऊपर हमने देख लिया। और उसके बाद ये हमारे पास है एक और कैटेगरी, स्टेबल या फिर अनस्टेबल सिस्टम। हाँ, ये आप लोगों ने सुने हुए नाम। अगर इनपुट अगर इनपुट बाउंडेड हो और आउटपुट भी बाउंडेड हो तो ऐसे सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। अगर इनपुट बाउंडेड हो, अच्छा बाउंडेड इनपुट का क्या मतलब है? कह सकते हैं, ये सबसे, हाँ, ये सबसे ज़्यादा इसका आसान जवाब है कि अगर हम एक्स ऑफ एन वर्सेस एन को देखें ना तो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड, कि जिसमें वो बाउंड है। हम टाइम बाउंड होने की बात नहीं कर रहे, टाइम ये इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, इसका एम्पलीट्यूड बाउंड है। ये जो भी मैंने मार्क लगाया है ना, पॉजिटिव साइड पे ये उससे ऊपर नहीं जाएगा और नेगेटिव साइड पे ये इससे नीचे नहीं आएगा, इस रेंज के अंदर ये बाउंड है। तो ये जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की आपने बात की, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरा जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, अब हम जब ये चीज़ लगा देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम उसके नेगेटिव सैंपल की बात कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ लेसर देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड एम ऑफ एक्स, और इसी तरह से y of n is lesser than or equal to a particular amplitude m of y, तो such a system is Bibo stable। अच्छा, अब इसके ऊपर आगे जाने से पहले हम ज़रा इन सिस्टम्स के ऊपर वापस आते हैं। इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वो कौन सा अनस्टेबल है? मसलन y of n इज स्टेबल और अनस्टेबल? ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। x ऑफ n पे तो करेगा। अच्छा चलो, ये ओके, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमें इसको अनस्टेबल नहीं डिक्लेयर करना चाहिए।
अगर एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू एम ऑफ एक्स हो, अगर हमें पता है कि हमारा इनपुट एम ऑफ एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर क्या ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अच्छा, किसी ने भी जवाब दिया था अनस्टेबल है, आपका ऐसा ख्याल क्यों है? किसी ने कहा है इसको अनस्टेबल? नहीं नहीं, कोई भी नहीं हो सकती ना। हम लोगों ने कह दी कि मैक्सिमम एम ऑफ एक्स ही होगी। हाँ हाँ, तो हमें हम नहीं तो हम बी आई बी ओ स्टेबल देख रहे हैं ना, हमें पता है हमारी इनपुट बाउंडेड है, जो कि मैक्सिमम एम ऑफ एक्स तक जा सकती है, राइट? एक मिनट ना, एक मिनट, मुझे ज़रा आप समझाने दें। यस और नो? अगर अच्छा, अगर आप जो बात कर रहे हो ना कि इफ़, वो तो ठीक है ना, फिर तो हमें मतलब अगर हमने इनपुट तो हमने फॉर श्योर बाउंडेड देनी है ना। अगर हम इनपुट ही अनबाउंडेड देंगे, रैम सिग्नल दे देंगे, तो फिर हम व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, राइट? फिर तो हम अपने सिस्टम से मतलब हम खराब काम करें सिस्टम से, हम उम्मीद रखें कि वो अच्छे काम करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम इनपुट की बाउंडेड होने का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि ये जो सिग्नल है इट कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम ऑफ एक्स, तो तब आउटपुट जो है या ये जो सिस्टम है ये स्टेबल होगा कि नहीं? होगा। और किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर इक्वेशन भी मुझे बताई थी कि फिर एम ऑफ वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एम एक्स, हाँ बिल्कुल, एम एक्स स्क्वेयर प्लस बी। अच्छा, ये अब एक और थोड़ी सी इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि अगर हम एम एक्स और एम ऑफ वाई को रिलेट कर सके ना, तो ऐसा सिस्टम भी स्टेबल सिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, वो एक अलग बात है ना कि वो जो एम वाई हमें मिल रहा है वो हमारे लिए काबिल कबूल है कि नहीं, मतलब सिस्टम के थ्रेशोल्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन एज लॉन्ग एज एम एक्स और एम वाई रिलेट हो सकें, तो ऐसे सिस्टम यूजली बाउंड बी आई बी ओ स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो इस केस में अगर एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू एम ऑफ एक्स हो, तो वाई ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एम एक्स का स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, मतलब विच इज़ अचीवेबल या विच इज़ रियलाइजेबल। हाँ जी, इसका बताइए, इस सिस्टम का क्या ये स्टेबल सिस्टम है? ओके, वो तो चलो मतलब कॉजेलिटी का फैक्टर हो गया ना। ओके, ये बात तो टेकन एंड अंडरस्टूड। हाँ जी, वो तो हम कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हम लोगों ने समझ ली कि स्टेबल है। और यहाँ पे एम ऑफ वाई मैक्सिमम क्या हो सकता है? अगर मैं कहूँ टू एम ऑफ एक्स, ठीक है, टू एम एक्स हो सकता है, राइट? अच्छा, ओके, और यहाँ पर लास्ट सिस्टम हमारे पास स्टेबल है कि नहीं? एक सेकेंड जी, दोबारा पूछिए। टू इस तरह से कि अगर, जी, और अगर ये भी एक्स एम ऑफ एक्स हो तो टू एम एक्स हो गया। हाँ, ये एक फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, सवाल ये था कि इस टू एम एक्स कैसे आया, तो उसका जवाब ये है कि अगर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एम ऑफ एक्स है और एक फ्यूचर जो वैल्यू यानी कि जो प्रिडिक्ट हमने करनी है, लेट्स सपोज अगर वो भी एम ऑफ एक्स हो, तो उस सूरत में जो एम ऑफ वाई है वो टू एम ऑफ एक्स होगा। ओके, ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि स्टेबल तो ये है, लेकिन इसका एम ऑफ वाई क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एक्स? अच्छा, अब एक तो है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट के कितने एक तो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने एम ऑफ एक्स डाल दिया। और अगर ये एम ऑफ वाई भी था तो यहाँ पे हम 0.5 एम ऑफ वाई कर लेंगे, राइट? तो हम लोग मतलब
एम ऑफ वाई की एक रियलाइजेबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एक्स कंप्यूट कर सकते हैं, राइट? ये जो पास्ट में, हाँ मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? जो हम लोगों ने मतलब एम ऑफ वाई कंप्यूट करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ही देखनी है ना कि सिस्टम की नॉट एग्जैक्टली सिस्टम के सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो एम ऑफ वाई फिर उसी तरह से कंप्यूट होगा। ठीक, अच्छा ये बात समझ आइए कि इसमें अगर हमने एम ऑफ वाई कंप्यूट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब हाँ ठीक है, ओके। नहीं, हम जैसे इन दोनों में हम एम ऑफ एक्स लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना। हो सकता है कि ये दोनों सैंपल्स इसी वैल्यू के साथ अपीयर हुए हों, ठीक है? और ये वाला जो सैंपल है इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू ये ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास सिस्टम ने जो लास्ट टाइम आउटपुट निकाली हो वो मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली हो। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी? एम ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.5 एम ऑफ वाई प्लस 2 एम ऑफ एक्स। ओके, अच्छा अब बिल्कुल जी जी प्लीज़। असाइनमेंट नहीं है क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा असाइनमेंट अटैच नहीं है। अच्छा, ओह थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, मुझे नहीं पता था, मैं अटैच कर देती हूँ। उसकी ड्यू डेट यस, मेरा ख्याल है कोई 2 वीकेंड्स तो कम अज़ कम हैं आपके पास, तो उसमें हाँ जी, हाँ कुछ मार्च 6 या 7 मार्च है यस। तो उसमें मैंने बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी भी डाली हैं जो कि अभी आपने पढ़नी है, ऐसा ही है। लेकिन ऑन द अपेरेंटली मैं अटैच ही करना भूल गई उसको। मैं अटैच आज कर देती हूँ, थैंक यू। नहीं वो बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हैं। ओके, अच्छा जी। नहीं, जो पिछले वेडनेसडे तक आपने पढ़ा है, पहले फर्स्ट 2 वीक्स के कंटेंट्स, ठीक है? अच्छा, ये कम्यूटेटर का जल्दी से बताइए कि क्या ये स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है? आप बेशक इकोम्यूलेटर बिल्कुल, ये अनस्टेबल है। हाँ, अब इसकी वजह भी बतानी है आपने, और इसमें ये कंडीशन भी ज़ाहिर-सी बात है हम ज़हन में रखेंगे कि ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सिस्टम जो है ये ऐसी इनपुट पे काम कर रहा हो जो कि बाउंडेड इनपुट हो, ठीक है? मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं जा रही। हुँ, ठीक है? फिनिट फिनिट ड्यूरेशन आप कह रहे हो, यानी कि टाइम में लिमिटेड, टाइम में बाउंडेड। हाँ, ठीक है, कह सकते हैं हम कि अगर सिग्नल एक ख़ास ऐड ही होता जाएगा। दूसरी बात है कि लेकिन फिनिट में भी ना हमें वी नॉट श्योर कि हम एम एफ वाई को रिलेट कैसे करेंगे एम एक्स के साथ। जो एक रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं वो तो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट एन इन दैट केस ईदर, राइट? हाँ, तो ये जो कॉम्बिनेटर्स है ना हमारे पास, ये अनस्टेबल होता है। मूविंग एवरेज फ़िल्टर जो है ना वो स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है? अच्छा अभी ना हमारे पास टाइम रह गया 3 मिनट, तो मैं चाहूँगी कि 3 मिनट थोड़े से आपको भी मिल जाए नेक्स्ट क्लास से पहले। कोई अगर आप लोग का कोई छोटा-सा सवाल हो जिसको मैं कुछ 30 सेकंड में जवाब दे सकूँ तो आप पूछो। ओके, अपैरेंटली कोई सवाल नहीं आप लोगों का। तो अगर कोई इस लेक्चर को देख के सवाल आता है तो फिर इंशाल्लाह उसको हम कल देखेंगे।
और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।